तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियां। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों में देखेंगे जो उसका जो संविधान में वर्णन है किसका। मध्य प्रदेश की जनजातियों का संविधान में वर्णन इस प्रकार है कि जो एससी जनजाति है उसका वर्णन 366 के 24 में है, और जो एसटी जनजाति है उसका वर्णन कहाँ है 366 के 25 में। अब आरक्षण की बात करें इनको एससी एसटी का लोकसभा और विधानसभा में, तो लोकसभा में जो आरक्षण है वो 330 के तहत दिया जाता है, अनुच्छेद कौन सा 330। और विधानसभाओं में जो सीटों का आरक्षण है वो कौन से अनुच्छेद 332 के तहत दिया जाता है। ठीक है। और इनका जो एससी आयोग है इनके संरक्षण के लिए है ना, इनके जो भी चीजें इनकी देखरेख के लिए आयोग बनाया गया है वो कौन सा है, एससी आयोग। तो 338 में उसका वर्णन अनुच्छेद में। फिर एसटी आयोग जो है, एसटी आयोग का वर्णन कौन से 338 के ख में है, या इंग्लिश में बोलेंगे 338 का ए। और जो ओबीसी आयोग है, ओबीसी आयोग का वर्णन कहां पर है 338 के ख में। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया, बाकी हमारे टॉपिक के हिसाब से एससी एसटी का पढ़ना चाहिए, एससी एसटी का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, याद हो गया ये। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो बता रहा हूं मैं। ठीक। आप देखो, अब देखो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितना प्रतिशत, मध्य प्रदेश में उनका प्रतिशत, मध्य प्रदेश की जनसंख्या में इनका प्रतिशत, इनका प्रतिशत कितना है। तो जो एससी है वो कितनी है, एससी है कुल जनसंख्या का 13%। एसटी जो है, एसटी है कितनी 21%, कुल जनसंख्या का 21%। ठीक है। अब इनकी सर्वाधिक जनसंख्या, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो अगर एससी की बात करें तो एससी है इंदौर में, इंदौर में सबसे ज्यादा है। और एसटी जो है वो कहां पर है, धार जिले में। तो पूछे कि जनसंख्या के हिसाब से देखो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, एससी की, एससी की पाई जाती है इंदौर में और एसटी की पाई जाती है धार में। ठीक है, लिखते चलो साथ साथ। न्यूनतम कौन सी है इसकी, न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो आप पाएंगे कि जो इसमें एससी है और जो एसटी है, तो एससी पाई जाती है झाबुआ में, झाबुआ मतलब जहाँ कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है। और एसटी जो सबसे कम है वो आपकी है भिंड में। कहां पर, भिंड में। सबसे कम भिंड में, सबसे ज्यादा कहां पर, मतलब सबसे कम जो एससी है वो झाबुआ में, और ये पाई जाती है भिंड में एसटी। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, अभी क्या देखा कि भैया एससी का जो प्रतिशत है मध्य प्रदेश में 13%, एसटी का है वो कितना 21%। और सर्वाधिक देखे जनसंख्या के हिसाब से तो एससी इंदौर में है, एसटी धार में है, और न्यूनतम झाबुआ में है, और मैक्सिमम कहां पर है ये। तो इंदौर में मैक्सिमम, झाबुआ में कम, धार में ज्यादा, भिंड में कम, एससी, एसटी सॉरी। ठीक है, इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब देखो इनमें आप बहुत सारी जनजाति पाई जाती है इसमें, तो कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में वो उसकी चर्चा करें। लेकिन आप लिख ही रहे हैं ऐसा पॉइंट में, तो एक और चीज लिख लो। तो जो सर इनका क्रम, सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर देखना, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की, किसकी, मध्य प्रदेश की वो है कौन सी आपकी, भील, भील। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब कितने क्षेत्रफल में बसे हुए हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी
वो आपकी है कौन सी, गोंड। समझ गए, सबसे बड़ी जो है गोंड है। इतना आप समझ गए। आप एक चीज और देखो इसमें, जो गोंड जनजाति है, ये गोंड, ये भारत की भी सबसे बड़ी है। ये भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी, किसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपकी गोंड। और जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है कौन सी है, भील। ठीक है। अब जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से क्रम देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर क्रम, आधार पर मध्य प्रदेश में क्रम, मध्य प्रदेश में क्रम जो सबसे बड़ी जो जनसंख्या के हिसाब से है भील, उसके बाद है गोंड। कौन सी है, पहले नंबर पर भील, दूसरे नंबर पर गोंड और तीसरे नंबर पर है कोल। कौन सी, तीसरे नंबर पर है कोल जनजाति। आपको लिखते चलना है, इसको याद करते चलना है। ठीक है। चलो पहला बोर्ड पे देखो, सबसे बड़ी कौन सी, भील हो गई, और क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी होगी, गोंड हो गई। और गोंड भारत की भी सबसे बड़ी है। और अगर क्रम देखें तो सबसे बड़ी भील, उसके बाद गोंड और तीसरे नंबर पर क्या है, कोल। तो इसको आप लिख लो, इसको मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है, ये तो कुछ इनकी कुछ जो जानकारी थी आपको बता दी मैंने। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों को तीन हिसाब से बांट सकते हैं इनको। तो अब इतना आपने लिखा, सबने लिख लिया नहीं। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, मध्य प्रदेश जनजातियों को तीन हिसाब से इसको वर्गीकरण करें अपन। अब इनको डिटेल में पढ़ना है, वो तो अपने बेसिक बेसिक बता दिया, तो इंपॉर्टेंट था लेकिन जो पढ़ा है शुरू में। अब इनको तीन प्रकार से बांट सकते हैं। पहले इनको मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन कौन सी है और अत्यधिक पिछड़ी कौन कौन सी है और प्रमुख जनजाति है। तो पढ़ने के हिसाब से कैसा, तो सर्वाधिक, सर्वाधिक कौन कौन सी है और अत्यधिक, इनका प्रश्न भी आता है, अत्यधिक पिछड़ी जनजाति और मध्य प्रदेश में अन्य, इनके अलावा। तो तीन कैटेगरी में हिसाब से इसको पढ़ ले हम लोग। तो पहला सर्वाधिक कौन कौन सी पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया था अभी, सर्वाधिक इसमें जो पाई जाती है वो कौन कौन सी है। तो पहले नंबर पर तो कौन सी है बताओ, ये पाई जाती है आपकी भील पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पाई जाती है गोंड और तीसरे नंबर पाई जाती है कोल, जनसंख्या के हिसाब से। बाकी गोंड बड़ी है। फिर अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में अगर बात करें तो इसमें आती है सहरिया, भारिया और बैगा। कौन कौन सी इसमें आती है, सहरिया, बैगा, है ना, सहरिया, बैगा और भारिया, बैगा और भारिया, ये तीन इसमें जनजाति आती है अत्यधिक पिछड़ी में। तो प्रश्न आएगा कि भाई पिछड़ी जनजाति में किस किस का नाम है, तो सहरिया, बैगा और भारिया। ठीक है। मध्य प्रदेश की अब और जो अन्य प्रमुख जनजाति हैं, तो उसमें आता है आपका कोरकू, पनिका, परधी, मुड़िया। कोरकू, पनिका, कोरकू, पनिका, परधी, है ना, परधी या इसको ऐसा बोल दो पारधी, तो ज्यादा बेटर होगा, पारे जनजाति। ठीक है। और एक भाई मुड़िया, कौन सी बच रही है, मुड़िया। तो उसको लिख लो आप। तो सर्वाधिक भील, गोंड, कोल, पिछड़ी में सहरिया, बैगा, भारिया, कोरकू, पनिका, परधी और मुड़िया। इसको आप लिख लो अच्छे बढ़िया से। ये बता, एमपी जीके का जब भी एमपी का कोई पेपर होगा तो इनसे जनजाति समझ लो, एक आध प्रश्न तो पक्का ही आता है, एक आध प्रश्न पक्का है, तय है इससे जनजाति से। लिख लो। अब इसको मैप में देख ले, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी पाई जाती है। अभी और भी जनजाति है लेकिन मोटे तौर पे इतना बता दिया मैंने, सब कुछ आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर मिटा रहा हूं मैं, या लिख लिया हो तो अच्छी बात है। अब मैप के थ्रू देखते हैं, मैप के थ्रू।
देखो मैप बना लो इसका, मध्य प्रदेश का। अभी तो फिलहाल में 2 बार बनाने में, अभी तो छोटा बना लो चाहो तो आप, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। अभी पेज की कॉपी के पेज की कॉपी के 25% भाग को बना लो इसको। ये मध्य प्रदेश का मैप बन गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अपना ये कौन सा हो गया, उत्तरी भाग हो गया, कौन सा हो गया ये उत्तरी, उत्तरी क्षेत्र हो गया। इसको वो सब ऊपर वाला उत्तर कहलाता है, और ये जो नीचे वाला है इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी भाग, दक्षिणी क्षेत्र, ठीक। ये तो आप बिल्कुल जानते हैं। और ये अपना कौन सा कहलाएगा, पूर्वी, ये कहलाएगा आपका पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। और ये आपका कौन सा कहलाएगा, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। और ये अपना है मध्य क्षेत्र, ठीक है। तो मध्य क्षेत्र, अब इनके हिसाब से देख ले कौन कौन सी जनजाति यहाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पर आपके उत्तरी में सहरिया, खैरवार और शोर पाई जाती है। कौन कौन सी, सहरिया पाई जाती है उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। सहरिया पाई जाती है, खैरवार पाई जाती है, खैरवार पाई जाती है, और एक पाई जाती है आपकी शोर, ठीक। ये है 3 जनजाति पाई जाती है मुख्य रूप से उत्तर में। पश्चिमी क्षेत्र में भील और बंजारा पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सी पाई जाती है, भील और बंजारा। और मध्य क्षेत्र में जो पाई जाती है वो गोंड और पारधी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र में गोंड, गोंड और पारधी पाई जाती है, ठीक है। अब दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो प्रमुख है कोरकू और भारिया। प्रमुख कौन कौन सी है, कोरकू और भारिया। और जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है 3, कोल, पनिका, मुड़िया और बैगा। कोल, मुड़िया, कोल, मुड़िया, पनिका, पनिका, बैगा और उराव, और उराव। देखो पूर्वी क्षेत्र का मतलब ये पूरा क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र मतलब ये पश्चिमी क्षेत्र, ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, ये मध्य हो गया ये, और नर्मदा घाटी क्षेत्र ये वाला, दक्षिण वाला। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक। तो आपने मैप बना लिया होगा, एक बार रिवीजन कर दे मोटे तौर पे। तो जैसे ये प्रश्न, इसको याद कर, देखो मैप याद करने से क्या आएगा, जैसे ये पूछेंगे कि निम्नलिखित में से, सुनना भी इसको, मैप से याद करने से क्या फायदा होगा, कि अगर ये पूछेंगे भैया जो शहरीय जनजाति है, शहरीय जनजाति प्रमुख रूप से किस जिले में पाई जाती है, 4 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन होगा मान लो मुरैना, और एक ऑप्शन है सीधी, और एक है कौन सा, जबलपुर, और एक है बुरहानपुर। मैंने आपको बताया, तो आप, मैंने आपको बताया जो शहरिया उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, और उत्तरी क्षेत्र का एक ही जिला है, कौन सा है बताओ। अभी मैंने बोला था मुरैना, मुरैना एक ही क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र का। बाकी मैंने बोला सीधी, सतना, कुछ भी बोल दिए, बुरहानपुर, है ना, जबलपुर। तो ये तो इधर के क्षेत्र होगा, तो आप तुक्का भी मार सकते हो, समझ रहे हो कि किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से जिले में पाई जाती है। तो उत्तर का कोई भी जिला होगा तो शहरिया लिख देना, क्योंकि फिक्स नहीं है ये, तो ये उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। और भील बंजारा की बात करें तो ये पश्चिमी क्षेत्र में, ये इधर के जो सारे के सारे धार हो गए, है ना, धार हो गए, नीमच, मंदसौर, ये वाले क्षेत्र हो गए। फिर देखना मध्य क्षेत्र में ये गोंड और पारधी पाई जाती है। दक्षिणी मध्य, गोंड एक्चुअली है ना, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है, आपको पढ़ाया था मैंने, जब पढ़ा रहा था मैं, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, वहां जाके गोंड पाई जाती ज्यादा। और दक्षिणी में जैसे बुरहानपुर होगा, बैतूल टाइप हो गए, कोरकू, भारिया पाई जा रही है। और इधर के सारे पूर्वी जिलों में कोल, माड़िया, पनिका, बैगा और आदि पाई जाती है। तो मैप याद करने से भी ज्यादा अच्छा होगा। अब इनका एग्जैक्ट एक एक करके पढ़ते हैं इनको।
ठीक है, या इनका कौन कौन सी कहाँ पाई जाती है एक बार और मैप बनाते हैं। तो ये तो मोटे तौर बना दिए मैंने, अब कौन से एग्जैक्ट जिला में याद करवा रहा हूँ। तो कुछ फिक्स जिले हैं उनमें इनकी जनसंख्या ज्यादा है, प्रतिशतता ज्यादा है। तो आपने बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, और इसको फिर मैं मिटा दूं इसको। लिया स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आप फिर से मैप बनाओ एक बार और। एक बार फिर से मैप बनाओ मध्य प्रदेश का। अब थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ये, क्या क्या इस बार थोड़ा सा बड़ा बनाना मैप, क्योंकि सब जनजातियों के बारे में लिखवाऊंगा मैं, नाम ज्यादा है इस बार। ये मध्य प्रदेश का मैप बन गया पूरा। ठीक, तो यहाँ पर मैं कुछ जिलों के नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ जिलों के नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। जिले आपको मैंने याद करवाए थे जब पहले पढ़ा रहा था मैं, तो आपको जिले याद होना चाहिए। तो कुछ जिलों के नाम मैं आप यहाँ से लिखवाऊंगा। इतना मैप सबने बना लिया होगा, मैप बनाते चलना है आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कौन सा बताओ, ये जो जिला है कौन सा, श्योपुर, आपको याद होंगे श्योपुर। उसके बाद कौन सा बताओ, मुरैना की भिंड। ये बात आपका हो गया, भिंड हो गई है, कौन सा हो गया, मुरैना भिंड हो गई, मुरैना भिंड। ये आपका कौन सा हो गया, शिवपुरी। और इधर कौन सा होगा, ग्वालियर। ठीक है, तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ये। तो इन सब में जो प्रमुख जाति है कौन सी, सहरिया जनजाति है। इनमें प्रमुख जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है, आपकी सहरिया जनजाति। वो पहले लिखाया था मैंने आपको। तो अगर श्योपुर ऑप्शन में आ जाए, मुरैना ऑप्शन में आ जाए, भिंड ऑप्शन में आ जाए, ग्वालियर ऑप्शन में आ जाए, शिवपुरी ऑप्शन में आ जाए, तो यहाँ एक ही जनजाति है, कौन सी है, सहरिया जनजाति। ठीक है, याद हुआ, शिवपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी, ये यहाँ पर पाई जाती है सहरिया। बोर्ड क्लियर, सही दिख रहा है आपको, लिखने में दिक्कत तो नहीं आ रही है अंकित। ठीक है, हाँ ज्यादा छोटे में नहीं दिख रहा ना शब्द, जूम हो जाता उसमें क्या। अच्छा, तो नहीं तो पास में रखो बोर्ड को, बताओ। हाँ नहीं तो क्योंकि क्लियर दिखना चाहिए, वहां रिकॉर्डेड वीडियो भी उसमें भी आपको क्लियर दिखे, थोड़ा सा और कर दे रहा हूँ नहीं तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि एक रायसेन जिला बनाते हैं, रायसेन जिला। रायसेन जिले में पाई जाती है पारधी जाति ज्यादा पाई जाती है, कौन सी, रायसेन जिले में। ये मतलब मुख्य रूप से ये प्रसिद्ध है ये इस चीज के लिए। इसमें कौन सी पाई जाती है, पारधी मुख्य रूप से पाई जाती है, पारधी जनजाति। ठीक, अब उसके बाद अपन देखें, मान लो यहाँ पर देखते हैं अपन धार, झाबुआ और अलीराजपुर। तो यहाँ अपना कौन सा अलीराजपुर है, अलीराजपुर यहाँ पर आपका धार है, और यहाँ पर है झाबुआ। तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर। तो इसमें आपको मैंने लिखवाई थी, भील लिखवाई थी इस तरफ। तो तीनों में आपकी प्रमुख जो जनजाति पाई जाएगी, कौन सी पाई जाएगी, भील जनजाति, भील जनजाति। ठीक है, फिर आप बैतूल में और छिंदवाड़ा में देखो, बैतूल और छिंदवाड़ा में। यहाँ पर आप देखोगे बैतूल, और इधर है छिंदवाड़ा, बैतूल और छिंदवाड़ा। इसमें पाई जाती है कोरकू, मुख्य रूप से कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है आपको कोरकू, कोरकू। ठीक है, और यहाँ पर एक जो छिंदवाड़ा है इसमें पाई जाती है भारिया।
मुख्य रूप से भारिया। ठीक, अब आप देखेंगे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, कौन कौन से आप देखोगे। यहां पर अपना कौन सा बालाघाट, यहाँ आपका बालाघाट जिला हो गया, बालाघाट, यहाँ आपका मान लो मंडला हो गया, और यहाँ आपका होगा डिंडोरी। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, फिर भी लगभग प्रयास कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जो तीनों जगह जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है बैगा जनजाति। कौन सी? बैगा। बैगा जनजाति यहाँ पर प्रमुख है। ठीक है, बालाघाट में एक और जनजाति पाई जाती है, हलवा जनजाति। कौन सी? हलवा। ये बैगा जनजाति यहाँ पाई जाती है। याद हो गए? फिर से देखो देखो बोर्ड पे देखो एक बार। श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर, शहरिया, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, भील, पारधी कौन से रायसर में, बैतूल में, कोरकू, भारिया। और यह नर्मदा का क्षेत्र जो है, यहाँ पर नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र, वहां पर गोंड पाई जाती है। अब उसको कहाँ बनवाऊंगा, लगभग पूरे में पाई जाती है। बहुत सारे जिले आएंगे जहां से नर्मदा जी निकलती है, बहती है मतलब। अब आप देखोगे रीवा, सीधी और सिंगरौली, तीन चार जिले बना लो आप। कौन सा? रीवा, सीधी और सिंगरौली। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? रीवा। यहाँ पर आपको हो जाएगा सिंगरौली, रीवा, सिंगरौली, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी सीधी। ये है। तो यहाँ पर आपकी जो जनजाति पाई जाती है, प्रमुख जनजाति पाई जाती है कोल। कौन सी पाई जाती है? कोल। कोल जनजाति, कोल जनजाति पाई जाती है। फिर यहाँ एक और जिला बना लो शहडोल। तो शहडोल और रीवा में पाई जाती है पनिका। यहाँ बना लो शहडोल। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, हल्का सा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो रीवा और शहडोल, यहाँ आपकी पाई जाती है कौन सी? पनिका। बोर्ड से बढ़िया लिख लो इसको, बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से आपको याद हो जाएगा। ये लिखवाऊंगा मैं, सबका लिखवाऊंगा डिटेल में, लेकिन बोर्ड से आप देख लो। छतरपुर, पन्ना में खैरवार पाई जाती है। छतरपुर और पन्ना, ये हो गया आपका छतरपुर, ये हो गया आपका छतरपुर, और ये हो गया पन्ना। छतरपुर और पन्ना, यहां आपकी पाई जाएगी खैरवार। खैरवार जनजाति। ठीक है, खैरवार जनजाति। इसका एक कोई बोल लेना, स्क्रीनशॉट ले, अच्छा बढ़िया से इसका, मुझे जरूरत पड़ेगी। जिसके मोबाइल में बढ़िया दिख रहा है, अंकित देखना लेना है, अच्छा बढ़िया स्क्रीनशॉट लिया, एक आप ले लो। ठीक, तो अब इसका अपन रिवीजन कर ले इसको। आप इसका रिवीजन करेंगे, देखना शहरी हमने देख लिया इन जिलों में। अब छतरपुर हो गई, छतरपुर और पन्ना, छतरपुर पन्ना में खैरवार, और रीवा, सीधी और सिंगरौली। रीवा, सीधी, सिंगरौली, रीवा का क्षेत्र है पूरा, तो यहाँ पर आ जाती है कोल, कोल जनजाति। शहडोल में पनिका, और रीवा में। फिर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैगा। बालाघाट हलवा जनजाति पाई जा रही है और बैगा पाई जाती है। बैतूल, छिंदवाड़ा में कोरकू, और ये भारिया में। फिर आपको देखोगे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये पाई जाती है भील। ठीक है, और ये नर्मदा का जो क्षेत्र होगा वहां पाई जाती है गोंडा आपकी। ठीक, नीमच, मंदसौर में और है, बताओ। एग्जैक्ट कोई जनजाति नहीं है, फिक्स नहीं है। देखो यहाँ जो मैंने लिखा है ना आपको, जहाँ प्रतिशतता ज्यादा है, मतलब प्रतिशत ज्यादा है उसका, जैसे कि मैं देखो रायसेन में और भी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पर लेकिन जो पारधी है वो ज्यादा पाई जाती है। बाकी सारी जनजाति फिक्स नहीं है कि यहीं रहती है, लेकिन कुछ का फिक्स है पहले से कि इस वाले जो क्षेत्र, जो बालाघाट वाला क्षेत्र इंदौरी, उसमें बेगा ज्यादा पाई, लेकिन बेगा यहाँ भी पाई जाती है, कहीं भी रह रहे हैं ये लोग। प्रतिशत ज्यादा ज्यादा जिनका जहां पर है वहां लिखा दिया मैंने।
तो नीमच मंदसौर में जरूरी नहीं है कि कोई कोई जनजाति पाई जाती है, बहुत सारी रहती होगी, मिक्स रहती होगी थोड़ा बहुत, तो उनमें प्रतिशत कम होगा। तो आपने जो मैंने लिखवा है ना, लगभग इनसे प्रश्न आता है जो मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, इनके त्योहारों के बारे में आता है, इनकी कुछ परंपराओं के बारे में आता है, वो मैं डिटेल में लिखवा दे रहा हूँ। ठीक, चलो अब इसको लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग बनाओगे, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। भील जनजाति, हेडिंग क्या बनाओगे? भील जनजाति। जिले तो हमने देख ली भील के, तो उसको मिटा दूं मैं, ना सबने लिख लिया होगा, लिखा सबने। अब हेडिंग बनाओगे भील जनजाति। भील जनजाति, ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता रहा हूं इसको, आप हल्के में नहीं लेना इसको, भील जनजाति को, तो मतलब ये टॉपिक को। तो भील जनजाति का आप देखो, पहले तो आप विस्तार देख लो इसका, पहला पॉइंट क्या रहेगा इसमें? विस्तार, कहाँ कहाँ ये फैली हुई है। ठीक है, इसका विस्तार पश्चिमी मध्य प्रदेश, कौन सा अभी लिखा था आपने? पश्चिमी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो ये फैली है ये। ठीक है, उसके बाद जो मालवा क्षेत्र है, मालवा, निमाड़, निवाड़ जो है, निमाड़, जो खंडवा खरगोन को निमाड़ क्षेत्र बोलते हैं, खंडवा खरगोन को निमाड़, तो निमाड़ क्षेत्र हो गया आपका। फिर आपका उसमें और जिले लिखोगे तो देख लो, धार लिख सकते हो, धार, झाबुआ, धार झाबुआ अलीराजपुर। प्रमुख इनमें अधिकता है 3 जिलों में है, बाकी निमाड़ क्षेत्र में, खंडवा खरगोन, मालवा क्षेत्र में, तो अपने मालवा क्षेत्र में तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, इंदौर उज्जैन सब आ जाते हैं। और पश्चिमी, पश्चिमी जितने भी हैं, जैसे नीमच मंदसौर भी पश्चिमी उसमें आ जा रहे हैं, तो उसमें भी ये पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो जिले हैं वो धार, झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक, आपने इतना लिखा। तो आगे अगला पॉइंट आप बनाओगे, उपजाति है इसकी, जो भील जनजाति है उसकी उपजाति है। इसमें कौन कौन सी उपजाति पाई जाती है? इसमें पाई जाती है भिलाला, भिलाला है आपका, है ना, कलिया है, उसके बाद है तड़वी, तड़वी भील, इसको क्या बोलते हैं? तड़वी भील। एक्चुअली ये तड़वी भील क्या है, इस्लाम अपना लिया, इस्लाम, मुस्लिम बन चुके हैं, इस्लाम अपनाने वाले, इस्लाम अपनाने वाले ये जो है ना, ये इनने बनाया हुआ है। अब इसमें विवाह की पद्धतियां होती है ना, विवाह की पद्धतियां होती हैं, तो विवाह इनकी परंपरा जो है, विवाह एवं उत्सव में आप लिख लो, एक प्रमुख इनके वो है उत्सव चलता है, कौन सा? भगोरिया। इनके बारे में डिटेल में पढ़कर बताऊंगा, भगोरिया क्या होता है। भगोरिया इनका उत्सव है। उसके बाद आप प्रमुख देवता लिखोगे, प्रमुख देवता, प्रमुख देवता में लिखोगे आप राजपंथा और भिलाला, राजपंथा और भिलाला, राजपंथा और भिलाला। नृत्य, प्रमुख नृत्य इनके जो हो जाएंगे, प्रमुख नृत्य में आप लिखोगे भगोरिया, भगोरिया इनका डांस होता है। और उसके बाद आप इसका सबसे जो कुछ और इनके बारे में कुछ और चीजें लिखवाऊंगा मैं। देखा इतना आपने? पश्चिम मध्य प्रदेश, मालवा, निमाड़, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये इसके जो हो गए। उपजाति होगी भिलाला, कलिया, तड़वी, है ना,
और विभाग इसमें आते हैं भगोरिया, और इनका प्रमुख व्यक्ति भगोरिया है, राजपंथा और भिलाला इनके ये प्रमुख देवता है। ठीक है, अब विशेष में कुछ लिख लो इनके बारे में, नोट करके चीज लिख लो इनके बारे में, नोट कर दे बेटा दो इसको। लिखा सबने ये? चलो, तो नोट करके इनके बारे में कुछ विशेष चीज है वो एक एक करके लिखो। पहला लिखो, मैं बोल रहा हूं आप लिखो। क्या लिखोगे? जनसंख्या के आधार पर यह सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। लिखा? अब लिखोगे इनकी जो कृषि है, देखो ऐसा लिखो, इनकी झूम कृषि। झूम कृषि आपको बताई थी सर मैंने। पहले तो झूम कृषि समझो। झूम कृषि होती है कि ये लोग क्या करते हैं कि इनकी जो खेती होती है उसमें पेड़ पौधे लगे होते हैं, कुछ भी मतलब लगा हुआ उसको जला देंगे, पेड़ पौधों को सबको जला देंगे, उसकी राख होगी ना, राख में फिर ये खेती करते हैं, इसको बोलते हैं चिमाटा। आजकल इस पर प्रतिबंध लगा दी सरकार ने कि पेड़ पौधों को जलाओ फिर उस पर कृषि करो तो पॉल्यूशन फैलता है उससे। तो ये इसको क्या बोलते हैं? झूम कृषि। तो इनकी झूम कृषि का नाम है चिमाता। क्या नाम है? चिमाता कहा जाता है इनकी झूम कृषि को। देखा? नहीं नहीं, खाद नहीं, मतलब राख अलग होती है, खाद अलग होता है। खाद तो सड़ गल के बनता है, जो उसमें पोषक तत्व होते हैं, अच्छा होता है। लेकिन आप राख को डालोगे, समझ रहे हो, उसकी कैल्शियम वगैरह की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और कार्बन मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो वो सही नहीं है। तो पॉल्यूशन भी फैलाता, कितना सारा धुआं निकलता होगा उससे, पॉल्यूशन फैलता होगा, कितनी गैसेस उसमें जाती होगी। ठीक है, जैसा अभी नरवाई जला रहे हैं, नरवाई मध्य प्रदेश से सब जगह जला रहे हैं, तो वो बहुत खराब है वो। ठीक है, से अपने सेहत के लिए भी और पॉल्यूशन भी बहुत होता है उसमें। अगला लिखो पॉइंट, नोट नंबर एक में, नोट नंबर एक था, ये दूसरा हो गया, नोट नंबर तीसरा। नोट नंबर तीसरा लिखो, इनके प्रिय पदार्थ। प्रिय पदार्थ इनके क्या, एक रबड़ी है, रबड़ी खाते हैं ये, रबड़ी। और दूसरा इनका जो पदार्थ है वो है ताड़ी। अब ताड़ी पता नहीं क्या होता है ये, रबड़ी और ताड़ी को ज्यादा पदार्थ को पसंद करते हैं ये गहना प्रिय पर जनजाति है, गहना इनको अच्छे लगते हैं, गहना प्रिय जनजाति, गहना प्रिय जनजाति। क्या हो गया? ताड़ी फल होता है इनका। ठीक। अच्छा अच्छा, दारू जैसा होता ताड़ी ये। ठीक है, ठीक। द भील पुस्तक, एक पुस्तक का नाम है, एक इनके जो भील है, तो इनकी पुस्तक है, इनके ऊपर कौन है? द द भील पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी? द भील पुस्तक। उसके जो लेखक है, इसके इसके लेखक जो है, लेखक का नाम है टीवी नायर। कौन है? टीवी नायर। टीवी नायर इनकी पुस्तक के हैं ये लेखक। टीवी नायर। और जो कपड़े पहनते हैं उन पर नंदना प्रिंट, कौन सा है इनकी जो है, कौन सा इसको ये कपड़े पहनते हैं, कपड़े इनके कपड़े कौन से पहनती है? नंदिनी, नंदिनी प्रिंट, नंदिनी प्रिंट के ये सॉरी नंदिनी नहीं, नंदना, ये नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है ये लोग। और इनका लोक प्रसिद्ध जो लोक नाट्य है, प्रसिद्ध लोक नाट्य जो है, प्रसिद्ध लोक नाट्य इनका कौन सा है? इसका नाम है गबरी। क्या नाम है? गबरी। इनका प्रमुख जो लोक नाट्य है वो है गबरी। ठीक है, इनके बारे में ये सब चीज थी भील के बारे में।
चलो फिर अपना जनजाति वहां जितना ही पढ़ेंगे, अब अगली क्लास में जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। इतना मैंने अभी जो पढ़ा है इसके बार रिवीजन कर लो तुरंत जल्दी से, 1-1.5 पेज पढ़ा दिए मैंने, जल्दी से रिवीजन कर लो, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके बारे में। देखो तो कौन कौन आज है क्लास में। रेस्ट उठाओ। काजल नहीं है ना क्लास में? काजल है? आयुषी है? आयुषी, प्रियंका आज, एक आयुषी आज फिर नहीं आई है, कनौजिया। आयुषी नहीं है फिर, पवार भी है, अंशु पवार। हो, अच्छा हो, चलो। नैन्सी, नैन्सी, निधि तो है, पूजा यादव नहीं है यहाँ पर, कविता निगोतिया, कविता, कविता डेली आती थी, आज नहीं है कविता, नींद नहीं खुली इनकी आज। हाँ, वैक्सीन भेजूंगा तुम लोगों में। ये इसके बाद ये सोनम तो है, सोनम है, सोनम, यस बोलो। सोनम अभी दिख तो रही थी मुझे, सोनम ये प्रेजेंट लगा के चली गई क्या सोनम? सोनम नहीं। हाँ बोलो ना यार, तुम हो तो, तुम्हें ढूंढना पड़ता है। सोनम है, फिर अंजलि भी है, फिर इसके बाद अपना सूरज भी है, सूरज है ना? ठीक है, मुस्कान भी है, और ये देवेंद्र और ये लोग नहीं यार, इनको क्या करूं मैं। आराधना है, आराधना, आराधना है, चलो। ये गुंजन, गुंजन आप पता नहीं, शाम के बैच में तो आती है, इन्हें फीस तो दोनों बैच की दी है। गुंजन है, गुंजन, दोनों बैच की फीस पेड है इनकी, ठीक है नहीं यार। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आपने पढ़ लिया एक बार इतना? चलो बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो मैं आपसे बोलूं रीवा, तो रीवा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? रीवा, जल्दी बताओ। रोल माम उसमें क्या बोलते हैं रीवा में? कोल और पनिका, कोल और पनिका जनजाति पाई जाती है। और बैतूल में, मैप देखो, मैप, मैप खोलो, मैप जो वो बताया था मैंने आपको, बैतूल में पाई जाती कोल को, इसको याद करना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं है। अच्छा, ये किस अनुच्छेद में इसका परिभाषित किया गया है? परिभाषित कहाँ किया गया है इसको? एस सी एस टी को कहाँ परिभाषित किया गया है? परिभाषित किया गया 324 और 366 की 24 और 25 में, इसमें एससी को और इसमें एसटी को। अच्छा, इसका जो वर्णन है, वर्णन इनके बारे में परिभाषित वहां किया, लेकिन वर्णन इनका कौन से में है? 341, वहां पे ऐसे थोड़ा चेंज करो। ये परिभाषित किया गया, परिभाषित, पहले मैंने क्या लिखवाया था बता लो। ये जो परिभाषित किया गया संविधान में, संविधान में परिभाषित इसमें किया गया एस सी एस टी को, और जो वर्णन है एससी को किया गया है 341 में, और 342 में किया गया है इसको, किसको? एस टी को, एस टी को, ठीक है। लिखा आप लोगों ने ये?
और बताओ 338 में कौन सी जाति का वर्णन है, कौन सा आयोग है 338 में, बताओ। ये एससी आयोग है यहाँ पर। और जो 338 का कौन सा का, इसमें किसका है, एसटी का। और 338 का ख जो बना है ओबीसी आयोग, आपको इसको याद रखना है संविधान में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कितना टाइम हो गया मेरे पास, 50 हो गए हैं। कुछ मिष्टान की कॉपी में लिखवाऊं आपको। चलो थोड़ा मिष्टान लिखवा दो, मिष्टान की कॉपी निकालो। लिखो। कुछ एक चीज लिखवा दो अच्छी सी बढ़िया सी। लास्ट टाइम क्या लिखवाया था मैंने, बताओ। बंगाल के, अच्छा वो लिखवाया था मैंने। और जिन लोगों की फीस बाकी वो भेजो यार, तुम लोग फीस ही नहीं भेज रहे बिना कहे यार, क्यों। मेरे पास लिस्ट में देख रहा था मैं, तुम लोगों ने फीस नहीं भेजी है। आधे लोगों की पेड है अभी, आधे लोगों की नहीं है। चलो इसको देखते हैं। भेज दिया करो चुपके से, कई लोग तो बेचारे ना इतने अच्छे बच्चे हैं, फीस भेजते हैं और उसके बाद मुझे भेज देते स्क्रीनशॉट, सर मैं भेज दिया। ये अंजलि ने भेजा, उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज दी, सर मैंने फीस भेज दी। देखना अब आपको देखना है बहनी वंश के प्रमुख शासक, एक मिनट ये नहीं आता, जो आता वही ज्यादा लिखेंगे। मैंने बहुत सारी चीज आपको लिखवा दी है। संधियां लिखवा दी मैंने, अंग्रेज और मराठा के बीच में जो संधि हुई थी, पूना संधि, मंदसौर की संधि, लिखवाई मिश्रा की कॉपी में आपको। बंगाल के नवाब तो कल लिखवा दिए थे मैंने आपको। चलो ये विद्रोह जरूर आता है, ये प्रश्न विद्रोह आता है इसमें। अरे आज दिन कौन सा वैसे, आज दिन है गुरुवार हो गया, कल शुक्रवार हो गया अपना। तो फिर ये विद्रोह लिखवाने में टाइम ज्यादा चला जाएगा यार, कुछ और छोटा सा लिखता हूँ। ये प्रश्न एकदम से clear है। ये देखता हूँ क्योंकि मैं बड़ा, कल विद्रोह लिखवाना मुझे याद दिलाना है ना, विद्रोह लिखवा दूंगा, ये विद्रोह आ रहा है प्रश्न। चलो अब हेडिंग बनाओगे, भारत के प्रमुख जलप्रपात। जैसा अभी मैंने आपको कई बार लिखा चुका हूँ, नदियों के किनारे बसे शहर, यह भी उसमें आ रहा है सीएचएसएल में, सीएचएसएल में आ रहा है ये भी। अभी कौन सा पूछा था, जोड़ी मिलाने का आया था। ये इसके शहर है, ये बताओ लखनऊ किस पे है, तो आगरा किस नदी के किनारे बसा, उस तरीके से उन्होंने जोड़ी बनवा रहे थे वो। तो आप लिखोगे भारत के प्रमुख जलप्रपात, लिखो भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात लिखा तो नहीं पहले मैंने, भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो सबसे पहले आप लिखोगे नंबर 1, नहीं तो ऐसा लिख लो, यहां पर आप लिखोगे जलप्रपात, पहली हेडिंग क्या आपकी क्या रहेगी, जलप्रपात। जलप्रपात यहाँ पर आपकी स्थिति किस राज्य में है ये, है ना, नहीं किस राज्य मतलब नदी, कौन सी नदी पर है ये, और ये उसकी ऊंचाई, ऊंचाई। मतलब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो बिल्कुल, जो चचा रहे तो मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का भी नहीं बचा वो चचाई, बहुटी हो गया, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा हो गया बहुटी, और भारत का सबसे ऊंचा हो गया जो गया गर्शोत्पा। तो चलो लिखते चलो साथ में, पूछूंगा तुम लोगों से, छुट्टी नहीं हो गया, नहीं बता पाए थे जोग, या इसको बोलते हैं
गरसोप्पा, क्या बोलते इसको, गरसोप्पा। ये शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर स्थित है ये जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई है 255 मीटर, 255 मीटर। क्या हो गया? हाँ यार, राज्य के पास अभी जानकारी है नहीं है, तुम चाहो तो राज्य बना लो, है ना। ये चाहो तो राज्य लिख लो और यहाँ लिख लो होमवर्क, होमवर्क। तो ये आप चाहो तो लिख लो उसका, कर्नाटक में है, किस राज्य में है, कर्नाटक में, कर्नाटक में। कुछ ना लिखा हो तो होमवर्क कर लेना आप, चौथा कॉलम बना लो। अब दूसरा, दूसरा आपका येन्ना, इसका नाम ही चल रहा है येन्ना। तो बताओ येन्ना ऐसा लग रहा है साउथ का होगा ये, क्यों? येन्ना ऐसा लग रहा है साउथ का, लेकिन नहीं भैया, ये अपना मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। येन्ना नर्मदा नदी और सेमरा में स्थित है ये, कहां पर है, सेमरा में, और इसकी ऊंचाई 183। इसका लोकेशन नहीं मुझे पता, लेकिन ये एन्ना नर्मदा नदी पर स्थित है ये जलप्रपात, ठीक है। अब अगला, तेजी से लिखेंगे, शिव समुद्रम, शिव, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, ये आपका पड़ता है कर्नाटक में, कौन से राज्य में, कर्नाटक राज्य में पड़ता है, और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, कावेरी, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 90 मीटर, 90 मीटर। अब चौथा जो है आप देखोगे, गोकक, 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 ये आपका गोकक नदी पर, गोकक नदी है यहाँ पर ये, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 55, गोकक 55 है ये, कर्नाटक। फिर अगला पायकर, कौन सा, पायकारा, पायकारा, कोई बीच में पता हो तो आप बोल सकते हो यार कि कहाँ पर है ये, पायकारा। ठीक, ये पायकारा हो गया, ये 15 लोग थे, ये कहाँ चले गए, थोड़ी देर में मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ मैं। पायकारा, तो ये पायकारा कहाँ, नदी 55 मीटर नहीं है उसकी ऊंचाई, हाँ 55 मीटर, ठीक है, कर्नाटक राज्य में। अब ये पायकारा, पायकारा नीलगिरी में, नीलगिरी, पायकारा नीलगिरी में, ठीक है। अब इसका राज्य मुझे नहीं पता पायकारा का, पायकारा तमिलनाडु में, एक्चुअली तमिलनाडु में, तमिलनाडु लिखा है, नहीं पूछो कोई, ऊंचाई नहीं पता जानकारी इसकी, लिख लिए। तो पहला कौन सा है, भारत के प्रमुख जलप्रपात में जोग या गरसोप्पा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर है, 255 ऊंचा है, कर्नाटक राज्य पड़ता है। एन्ना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में 183, शिव समुद्रम कावेरी 90 मीटर, कर्नाटक, गोकक, गोकक नदी कर्नाटक, ठीक है, पायकारा नीलगिरी और ये तमिलनाडु, ठीक, इतना लिख लिया, तो अब आगे बढ़े। अब इसके बाद यहां से छठवा, दिख रहा है बोर्ड, ठीक है, छठवा, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, ये आपका है चंबल नदी पर, कहां पर है, चंबल, अपने मध्य प्रदेश का है, मतलब ये चंबल, चूलिया जलप्रपात, ये चंबल नदी है, लेकिन एक्चुअली राजस्थान में पड़ता है, मध्य प्रदेश मत लिख देना, राजस्थान, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 18 मीटर।
चूलिया जलप्रपात। नहीं यार, चूलिया जलप्रपात चंबल राजस्थान में पड़ता है यार, चूलिया। मैंने ये अपने मध्य प्रदेश में नहीं लिखवाया, मैंने ये जीके में जलप्रपात। देखते हैं इसको, राजस्थान या मध्य प्रदेश में लिख लो, क्योंकि ये दोनों राज्य में पड़ रहा है। कहीं कहीं राजस्थान मिल रहा है, कहीं कहीं मध्य प्रदेश मिल रहा है। मतलब आपने जीके में लिखवाया होगा ना मैंने। नहीं यार, ये राजस्थान में पड़ता है कोटा में। ये आपको लिखवाया था मैंने, अभी कॉपी देखी मैंने अभी। कोटा राजस्थान में पड़ रहा है ये चूलिया। तो तुम सही नहीं देख रहे हो, गूगल से हर चीज सही नहीं बता रहा गूगल। अगला बताओ, चलो देर मत करो। पुनासा, 7वां नंबर का है पुनासा। क्या लिखा है ये? पुनासा। ये पुनासा है, पुनासा चंबल नदी पर है ये भी। पुनासा चंबल नदी, ठीक है। 12 मीटर ऊंचा है, 12 मीटर ऊंचा है। ये भी आपका राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। फिर 8वां आपको देखोगे, 8वां ये बिहार। बिहार ये आपका टॉन्स नदी पर पड़ेगा। बिहार जलप्रपात है, इसका नाम टॉन्स नदी, 100 मीटर ऊंचा है, 100 मीटर ऊंचा है। अब इसने नाम ही बिहार दिया तो बिहार राज्य में होगा ये, तो ये बिहार में हो गया। फिर आप इसका देखोगे, कौन सा? नवा। नवा है धुआंधार, ये तो आपको पता है मध्य प्रदेश में। धुआंधार आपकी नर्मदा नदी है, और ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है धुआंधार की, वो है 10 मीटर। 10 मीटर। सबसे लास्ट, सबसे लास्ट हुंडरू। क्या नाम है? हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात, ये कौन सा है? स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। 74 मीटर इसकी लंबाई है, और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता होगा ये, ठीक है। झारखंड में पड़ता है एक्चुअली ये स्वर्ण रेखा। पश्चिम बंगाल से जा रही है, लेकिन झारखंड में पड़ रही है, झारखंड, ठीक है। एक बार इसको पढ़ो, फिर मैथ्स पढ़ते हैं। टाइम हो गया अपना। बस इतना ही है, 10। बाकी मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश में लिखा चुका हूं मैं ना, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो एक ना मध्य प्रदेश में पड़ता है ये, है ना। और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी नदी, और कर्नाटक राज्य में पड़ रहा है ये, शिव समुद्रम कावेरी, शिव कावेरी, है ना। और गोकक, गोकक नदी पर पड़ रहा है, कर्नाटक राज्य याद रखना पड़ेगा इसमें। पायकारा नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी नदी पर पड़ रहा है पायकारा, पायकारा नील, पायकारा नील तमिलनाडु। चूलिया जलप्रपात चंबल राजस्थान कोटा में पड़ता है ये, चंबल के राजस्थान का कोटा जगह है वहां पर चंबल, अपने मध्य प्रदेश राजस्थान में बहती है, और एक्चुअली वहां भी चली जाती है, यूपी में भी चली जाती है चंबल, 3 राज्य बहती है। पुनासा चंबल नदी पर, राजस्थान में पड़ता है। बिहार टोंस नदी, बिहार में पड़ रहा है, 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। धुआंधार नर्मदा, धुआंधार कौन सा? नर्मदा नदी पर, और ये 110 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और हुंड्रू, हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंड्रू स्वर्णरेखा झारखंड, स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? जलीय मरुस्थल। स्वर्णरेखा नदी को क्या बोलते हैं? जलीय मरुस्थल नदी है, क्योंकि यहाँ पर जलीय जीव नहीं पाए जाते। स्वर्णरेखा नदी को बोलते हैं जलीय मरुस्थल या जलीय जीव मरुस्थल, ठीक है। यहाँ जीव नहीं पाए जाते, जलीय जीव नहीं पाए जाते, इसके पानी में ऐसा कुछ है, ज्यादा प्रदूषित है, तो इसकी वजह से उसमें पनप नहीं पा रहे। तो अब मिटा दो इसको। अब मैं इसकी कॉपी निकालो तेजी से। सूर्य चंबल नदी, पुनासा चंबल नदी, बिहार टॉन्स नदी पर है,
धुआंधार नर्मदा नदी पर है, हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर है, एन्ना नर्मदा नदी पर है, शिव समुद्रम कावेरी शिव कावेरी गोकक गोकक, पायकारा नीली, पायकारा नील है ना, पायकारा नील तमिलनाडु। ठीक, आप बताओ मैथ्स में हम पढ़ क्या रहे थे, मैथ्स में क्या पढ़ रहे थे? सबसे लास्ट वाला बताओ। तो इफिशिएंसी वाला आपने इधर ज्यादा शुरू हो गया था ना, इफिशिएंसी वाला ये शुरू हो गया था ये। तो चलो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने वो शुरू ही करा था कल इफिशिएंसी। तो कार्य क्षमता वाले, तो कार्य क्षमता वाले अपन प्रश्न शुरू कर रहे हैं। कार्य क्षमता से संबंधित जो प्रश्न थे बिल्कुल एग्जैक्टली वो वाले। मैं कार्य क्षमता तो सभी है अपने इस चैप्टर में, लेकिन प्रमुख जो है वो उसको अपन कार्य क्षमता वाले देखते हैं। तो देखो इसमें कार्य क्षमता एफिशिएंसी वाले देखें, कार्य क्षमता निकालने का तरीका आपको मैंने बताया था। अच्छा ये चीज बताई थी मैंने, समय दिया हो और कार्य क्षमता अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, समय और करने का समय और कार्य क्षमता क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये आपको मैंने एक बार बताई थी। ठीक है, और एक और चीज मैंने आपको कल बताई थी कि आपको अगर किसी की कुल टोटल वर्क निकालना है, कुल काम निकालना है, तो कुल कार्य निकालने का तरीका क्या था, कार्य क्षमता उस व्यक्ति की, कुल कार्य क्षमता जिस व्यक्ति की बोली है उसका समय, वो पूरा काम कितनी देर में कर ले रहा है, ये पूरा काम करने का, पूरा काम करने का समय जिस व्यक्ति का दिया और उसी व्यक्ति की कार्य क्षमता का गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब मान लो मैं ऐसा प्रश्न दे दूं आपको, प्रश्न है ये, यदि यदि ए बी से, यदि बी ए बी से 30% कितना, 30% अधिक अधिक कार्य कुशल है, 30% अधिक कार्य कुशल है, कार्य कुशल है, और किसी काम को, और किसी काम को और किसी काम को 26 दिनों में, 26 दिन नहीं कुछ और करो, कितना करोगे, 20 दिन में, किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है, पूरा कर दिनों में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, बताएगा कोई? कल हमने जो पढ़ा था उसके हिसाब से बताओ आंसर इसका। अच्छा 11 सही है, देखो तो मैंने आपको क्या बताया था कि अब इसको आपको कार्य शब्द ध्यान से सुनना जो कल नहीं थे। नीले पेन से सही दिखता है क्या, बताओ सबको नीले पेन से सही दिख रहा है, नीले पेन से दिख रहा है सबको सही कि थोड़ा कम दिखता है? ठीक है, तो आप देखना अब अगर जिसको समझ में आ रहा है कि भैया कैसा ए बी से, कैसा ए बी से, तो इसको मैं क्या मानूंगा 100, इसको कितना मानूंगा 100 में 30%, 130, तो इसको काटा पीटी करूंगा तो इतना होगा 13 और ये कितना हो गया 10। अब जिनको परसेंटेज आता है तो 30% का फ्रैक्शन होता है, क्या होता है 3/10, तो 10 ये हो गया, उसमें 3 और जोड़ दो तो 10 और 3 कितना होगा 13, तो ये इसकी कार्य क्षमता आ गई, दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात ये आ गया। अब मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने का जो तरीका है वो क्या है, टोटल वर्क निकालने का जिसका समय दिया हो पूरा काम करने का, क्या बोला, और किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है, जिसके साथ पूरा लिखा पूरा काम करने का, तो पूरा करके कितने दिन में, 20 दिन में, कौन बोल रहा है, एक ही बात चल रही, देखो ए बी से 30% अधिक कार्य कुशल है और किसी काम को, इनने कुछ नहीं कहा ए बी का, इसका मतलब सीधी बात एक ही चल रही, ए बी से इतना अधिक है और किसी काम के में कर दे रहा, मतलब ए का दिया है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई बताओ, ए की कार्य क्षमता 13, और पूरा काम कितने दिन में करता है 20, जिसका समय उसी की कार्य क्षमता में गुणा कर। ठीक, तो ये टोटल वर्क आ गया, पूछा किसका है,
उन्होंने पूछा है आपसे, पूछा किसका हमने, दोनों का। तो दोनों का a प्लस बी का मैं निकालूंगा तो टोटल वर्क ऊपर आ गया, ये बटे में दोनों की कार्यक्षमता कितनी होगी बताओ, 23। 23 आ गई दोनों कार्यक्षमता। अब यहाँ पर कटने वाला कुछ दिख नहीं रहा मुझे, तो 13 दूनी कितना हो गया, 23 से कटा, 13 दूनी 26, 260 बटे में 23। अब इसको काट लेना जो भी जितना भी आ जाए, कितना आ रहा काट पीट के, 11 सही, ठीक ये आ रहा तो सही बात है, 11 सही 7/23 आ रहा तो अच्छी बात है। तो कल आपने जो पढ़ाया था उसको अगर रिवीजन करके आए होंगे, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको। अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अब मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग उसको लिखते जाना, आप भी चाहो तो शॉर्ट में लिखो। बस ऐसा बोल दे, क्या कह रहे हैं ये, गुना वाला कल कराया था मैंने, गुने वाले कल, गुने वाले मैंने बता दिए थे, जिसमें आपसे बोलूं ए बी से 5/2 गुना अधिक है, 2 गुना अधिक है, कार्य कुशल है ना, कार्य कुशल, कार्य कुशल है। और जो दोनों लोग इस काम को मिलके, दोनों काम इसको मिलकर कितने दिन में कर ले रहे हैं, 12 दिन में कर ले रहे हैं, दोनों लोग मिलकर इसको 12 दिन में कर ले रहे हैं। तो बताओ कि ए अकेला कितना, बी अकेला, बी अकेला कितने दिन में कर लेगा इसको, बी अकेला इसको कितने दिन में कर लेगा, तो करने का तरीका क्या हो जाएगा, 40 दिन, 40 दिन, 42। तो इसमें देखो, पहले तो टोटल वर्क निकालना मेरा उद्देश्य रहता है, और यहाँ दोनों की कार्य क्षमता निकालो, ए और बी की कार्य क्षमता। देखना, ए बी से जिसके साथ से लगाओ तो वो नीचे वाला होता है, और ऊपर वाला ये हो जाता है, क्या ए बी साहब, क्या मतलब कर दे, और नहीं समझ में आया तो ए बी का 5/2 गुना है ये, तो बी को इधर लेके आ जाऊंगा तो बचा कितना, 5/2, तो ए का कितना हो गया, ये और ये, तो जो नीचे होता है जिसका से लगाओ तो वो नीचे वाला होता है। तो अब इन्हें टोटल वर्क निकालूंगा कैसे, मैं टोटल वर्क निकालूंगा मैं आपका, जिसका टोटल समय दिया, टोटल समय दिया 12, और इन दोनों का टोटल समय दिया, एफिशिएंसी कितनी होगी 7, 5 और 2 7, 7 × 12। किसका पूछा हमने, इन्हें पूछा बी का, बी की कितनी कार्यक्षमता 2, तो 2 का भाग और दे दूंगा, 2 से कितना हो गया 6, बी अकेला की निकाल दी सीधा मैंने। अब स्टेप काय को बढ़ाऊं, मुझे एग्जाम में समय बचाना, तो 2 से 6 बार में कितना हो गया, 6×7 = 42, 6×7 = 42 दिन में ये कर लेगा। अगर ये पूछते किसका, ए का पूछे तो ए अकेले का पूछेंगे तो 7 × 12 बटे में किसका, ए का कितना कर दूंगा 5, तो 12×7 = 84, 84 बटे में 5 में कर दूंगा, तो आंसर जितना भी आ जाए, 5 एकम 5, 5 × 30, ये इतना कुछ आ जाएगा, 16 सही 4/। लेकिन हमारा आंसर ये है क्योंकि उन्होंने पूछा था बी का, और चाहो तो ए का भी लिख लो तो ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब मान लो समय का, अब मैं समय वाला आपको नहीं बताया था मैंने, गुना वाला बता दिया था, प्रतिशत वाला आपको कल बता दिया था मैंने, अब मैं समय वाला बता रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया समय का रेशियो कैसे आएगा, पहले तो आप एक समझ लो, तो मिटा दो उसको, लिख लिया सबने, मिटाता हूं उसको मैं, ठीक ना। अब मान लो समय का देते हैं, मैंने अभी क्या बोला आपसे कि क्षमता, एफिशिएंसी, और वो क्या चाहो तो आप नोट करके लिख लो, यहाँ पर नोट करके लिख सकते हो कि जो कार्य क्षमता क्या होती है, समय के जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। जैसे कि किसी के मान लो ए और बी है, ए और बी है, इनकी अगर समय का रेशियो कितना दिया, 2:3, समझ रहे हो, तो इनकी इफिशियंसी का जो रेशियो आ जाएगा कितना आएगा, 3:2 आ जाएगा। ये चीज आप समझ लो। उल्टा अगर दो लोग हैं जस्ट अपोजिट का, तो 3 लोग आ जाए, ए बी और सी, इनका जो समय का रेशियो कितना दिया, 2 3 और 4 दिया, 2 3 और 4 दिया है, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना, इनको अपोजिट करने के बाद आता है, समझ रहे हो, अपोजिट करके इनका एलसीएम लोग कितना आ रहा है, इनका सबका एलसीएम 12, 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 का मल्टीप्लाई 1/2 में करोगे, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार में, फिर 3 से काटो कितनी बार में, 4 बार में, और 4 3 बार कितना हो जाएगा, ये 4 3
12, 6 एकम 6, 4 एकम 3 चौको 12 और 4 3 12, तो ये इनका सही इफिशियंसी वाला इसका वो आ गया। ठीक है, तो कार्य क्षमता और इफिशियंसी को निकालने का तरीका ये होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न कैसे आएगा ये आप लिख लो नोट करके कहीं भी, ठीक है, लिख लो बढ़िया से। सबको क्लियर दिखा, किसी को दिक्कत तो नहीं है अभी तक? ठीक, अब प्रश्न किस तरीके से आता है मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न आएगा क्या, ए किसी काम को ए किसी काम को करने में बी से ए किसी काम को ए किसी काम को करने में बी से 20% 20% अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है लेता है और पूरा काम और पूरा काम 22 दिन में कर लेता है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप चाहो तो पूरा लिख लिया करो। 10 दिन में। बाकी लोग बताओ। 10 दिन आएगा। चलो इसको देखते हैं। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, ए ले लूं और यहां पर बी ले लूं। ए ले लूं यहां पर, बी ले लूं यहां पर। तो आप क्या देखोगे, यहां पर देखो, यहां से क्या समय की बात, यहां पर मेरा समय का रेशियो आएगा। यहां पर समय का रेशियो उन्होंने बोला है 20%। आप जिनने परसेंटेज मुझसे पढ़ा है और नहीं पढ़ा तब भी कल से बता रहा हूँ, 20% बताओ तो 1/5। तो बी को जो नीचे वाला होता है उसको उसको बी मानते हैं, जिसका सी लगा होता है, जब 20 से ना, अगर ए लगा होता तो ए के साथ कर लेते। तो 20% क्या हो गया 5, और इसका 20% निकालेंगे 5 का, तो एक ज्यादा, तो एक ज्यादा मतलब इसको आ गया 6। समझ रहे हो, ये 20 और ये कितना हो जाएगा 6। और नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख लो यहाँ पर 100 और यहाँ लिख दोगे 120, तो काटा पीटी करोगे तो आपका 5 और 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अब इनका इफिशियंसी क्या हो जाएगी, दो लोग हैं तो सिंपल इसको क्या कर दो, पलट दो, इनकी इफिशियंसी कहा गया। इफिशियंसी क्यों निकालो, क्योंकि टोटल वर्क वैसे ही आएगा ना मेरा। तो यहां से मेरा जो टोटल वर्क आने वाला है, किसका दिया पूरा काम करने का समय, 22 दिन दिया है। यहाँ पर 22 दिन दिया है, किसका दिया, ए का दिया है। और लगाए ना, और लगाओ बीच में तो ये एक ही बात चलती है। जिसको पहला लिखा होता है, बी लिखता, बी किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, और बी किसी काम को करने में ए से, तो यहाँ ए बी लिखा होता तो फिर मैं करता उसका ए बी का होता है, ये और लगाना सी बी का। तो टोटल काम किसका दिया है, 22 दिन दिया है, 22 दिन। तो मुझे कार्य क्षमता किसकी लगानी पड़ेगी, जिसका समय दिया, समय दिया ए का, ए की कार्य क्षमता 5, तो टोटल समय आ गया। अब किसका पूछा, उनने बोला दोनों का। तो ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों की कार्य क्षमता का भाग देंगे टोटल वर्क में। टोटल वर्क में कार्य क्षमता का भाग दूंगा दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 11। तो 11 11 का 11, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10। तो मैंने आपको समय वाला बता दिया है कि समय का रेशियो इस तरीके से आएगा। लिख लो इसको बढ़िया से, किसी कोई समस्या तो पूछ लो। जो बोल नहीं रहे वो कमेंट भी कर सकते हैं बिल्कुल। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपनी कॉपी से बोलता हूं मैं।
आप समय से संबंधित कैसा आता देखना। अभी आपको बोलता हूं, आप जल्दी से लिखो इसको। बोर्ड पे जो लिखा वो लिख लिया आपने, तो लिखो ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। क्या हुआ था? कार्य इन्हें समय दिया है कि इफिशियंसी दी है? बताओ इस बार, बताओ। कार्य क्षमता, इफिशियंसी दी इस बार, कार्य क्षमता दी इस बार। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या चाहिए अपने लिए। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, और बी की तुलना में, और बी की तुलना में 60 दिन कम, बी की तुलना में 60 दिन कम में एक काम पूरा कर देता, 60 दिन कम में एक काम पूरा कर देता है। तो वे दोनों मिलकर तो वे दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में कर सकते हैं? तो वह दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में कर सकते हैं? करो भाई, सही 1/2। हाँ, सही आंसर। चलो, तो यहां से आप क्या करोगे देखो, यहां से आप करोगे, उनने दिया है, मुझे क्या दिया है कि ए बी से 3 गुना बेहतर। तो यहां से मेरी कार्य क्षमता दी है, यहाँ उन्होंने दिया कार्य क्षमता, कितना गुना दिया है? 3 गुना। समझ गए? तो अब उनने समय कुछ दिया है, समय कुछ हिंट दिया है, तो मुझे समय का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। 2 है तो सीधा सीधा पलट दिया। और उन्हें एक शब्द बोला है कि भैया बी की तुलना में, मतलब ए जो व्यक्ति है बी की तुलना में 60 दिन कम में काम कर देता है। अपने हिसाब से कितने कम में काम कर रहा है बताओ? 2 दिन कम में। अपने हिसाब से 2 दिन कम दिख रहे हैं, अगर ऐसा यूनिट में देखे तो ये करता है 1 दिन में, ये 3 दिन में कर लेता है। तो इसका मतलब ये 2 यूनिट कम में काम कर रहा है। दिन तो एक्चुअल है नहीं है, ये अपने 1 दिन माना है, अपन माना है, मतलब यूनिट होता है वो। तो ये जो ए व्यक्ति है बी से कितने दिन कम काम कर रहा है? 2 में कम कर रहा है, मतलब 2 यूनिट बराबर कितना दिया? उन्होंने दिया 60 दिन। इस बार उन्होंने कम दिया है, अपने हिसाब से 2 आ रहा है, उनके हिसाब से 60, तो अपने अपने हिसाब से 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 30 दिन। तो इसके ये भाई साहब जो ए व्यक्ति है 30 दिन में पूरा काम कर देगा, और बी भाई साहब कितने दिन में कर देंगे? ये 30 या 90 दिन में पूरा काम कर देंगे। बस, तो अब हमारे पास अब पूरे दिन आ गए। टोटल टोटल वर्क निकालने का तरीके से एक की इफिशियंसी दी हो और दिया हो, तो हम इफिशियंसी किसकी ले लें? मान लो एक की, जिसका छोटा हो, इसकी इफिशियंसी बी की छोटी है। तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 1। और इसमें टोटल समय कितना लगा रहे हैं? 90 दिन। 90। तो टोटल काम कितना हो गया? 90। अब पूछा किसका उन्होंने बताओ? पूछा उन्होंने किसका बताओ? दोनों। दोनों ए प्लस बी कितने दिन में कर लेंगे देखना। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय दोनों की कार्य क्षमता, दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 3 और 1 4। 3 और 1 4। तो इसको मैं काट दूं तो कितना हो जाएगा? ये काटूं अगर मैं, तो पहले इसको काट दूं, कितना? 2 से 45/2, 45 का आधा कितना होता? 22.5। तो मुझे क्या चाहिए होता? टोटल वर्क में भाग दे दूं, तो टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे चाहिए कार्य क्षमता। कार्य क्षमता ऑलरेडी है, और मेरे पास इसमें जो जो किसी का पूरे समय नहीं दिया था, तो मैंने पूरे समय यहां से कैलकुलेशन करने के बाद निकाल लिया। ये पूरा काम 90 दिन में, ये पूरा काम 30 दिन में। अगर हम चाहे ए कैसे निकाले, ए से भी निकाल सकते। देखो टोटल वर्क सुन लो, लिख लेना इसको। तो अगर ए से निकालना चाहो तो ए का क्या टोटल समय कितना दिया? 30 दिन। और ए की कार्य क्षमता कितनी दी है? 3। तो अभी टोटल वर्क कितना आ गया? 90। लेकिन इसमें मुझे आसानी लग रही थी, इसलिए मैंने करा। तो अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 90 बटे में दोनों की कार्य क्षमता 4, तो भी 22.5 आ जाएगा। तो किसी एक से कर सकते हो। अच्छा, एक और भी कर सकते हो, एक तरीका और क्या है,
जब ये 30 ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 90 दिन में कर सकता है, तो दोनों करेंगे कितने में? तो ये इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, मैंने सिखाया ना आपको। कितना आएगा? 30 3 90, 90 का 90, तो 90 बटे में कितना, दोनों को भाग देते हैं 4 का, तो भी कितना आ जाएगा? तो 3 मेथड हो गए इसके करने के। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कहीं से भी आप कैसा भी कर सकते हो इसको। ठीक है, उनने समय का दिया इसलिए मैंने समय का रेशियो निकाला। उन्हें बोले इतने कम में, तो मेरे हिसाब से 2 बराबर 7, 1 बराबर 30। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो। अब टाइम का संबंध देखो, लिखते हैं, चलो। अब मैंने गुना वाला नहीं बोला समय में, परसेंटेज वाला करा दिया, तो लिखो इसमें ए किसी काम को बी से, नहीं ऐसा रुको, रुक जाओ, इसमें थोड़ा बदलता हूं। इसमें ऐसा मैं बी से शुरू कर रहा हूं। बी किसी काम को करने में, बी किसी काम को करने में ए से 3 गुना समय अधिक लेता है, 3 गुना समय अधिक लेता है। ये समय की बात चल रही है ना? तो पहले एक चीज बताओ, इतना आपने लिखा होगा, तो अब यहां मुझे बता दो इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी, बताओ। ये समय कितना आएगा, समय कितना कितना आएगा, बताओ। इसको मैं 1 मान लूं, और इसको कितना मान लूं, 3, तो सही है कहिए? नहीं है, इनने बोला है 3 गुना अधिक, तो एक का 3 गुना, 3 3 अधिक मतलब कितना हो गया, 4। अगर ये बोलते ए बी ए से 3 गुना समय लेता है, 3 गुना समय लेता, अधिक नहीं बोलता ये, ए बी से 3 गुना समय लेता है, तो मैं लगता है एक को एक, यहां पर 3 लिखता है, लेकिन बी ए से क्या कह रहा है कि 3 गुना अधिक, तो मतलब एक इसको मान लिया, तो इसका 3 गुना 3 अधिक, तो एक तो था ही, एक का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3, 3 अधिक मतलब कितना हो गया, 4। तो यहां कंफ्यूज कर देते ये लोग, बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन ठीक है, ये परसेंटेज वाले में आता है, ये सब लोग नहीं करते। तो बोला कि 20% बोलते, 20% समय अधिक लेता है, हम ये 100 करते हैं, और 100 का 20%, 20, 20 अधिक मतलब 100 में जोड़ते हैं ना इसको, तो 120 करते हैं, भाई जी तो करवा रहा हूं मैं भी। बोला 20% अधिक समय लेता है, तो मैं 100 का 20%, 20, और 20 को इसी में जोड़ता हूं, तो यहाँ पे ना एक माना, तो एक का 3 कितना हो गया, 3, 3 जोड़ दिया मैं, तो कितना हो गया, 4। तो यहाँ इसको कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा एक चीज और, एक और चीज और गड़बड़ हो रही है यहाँ भी, फिर से मैं कर रहा हूँ इसको। कितना, यहाँ पर मुझे समय का आएगा ए, और अभी आप जगह आप लिखना मत अभी, मैं पूरे प्रश्न कर रहा हूँ इसको, पहले समझा दूं मैं, ताकि आप सॉल्व कर पाओ। क्या बोला उन्होंने, बी ए से, किससे, बी ए से, तो पहले ए को मैं किसको मान, जिसके साथ ए लगा उसको पहले उसको मानता हूँ, तो इसको एक मान, इसको कितना हो जाएगा, 4, यहाँ गड़बड़ी हो रही है, तो जिसके साथ से उसको पहले मानते, ठीक है, आप लिखो आगे। बी ए से 3 गुना अधिक समय, कितना बोला, बी ए से किसी काम को पूरा करने में 3 गुना अधिक समय लेता है, और दोनों मिलकर उस काम को, और दोनों मिलकर उस काम को, उस काम को 15 दिन में कर देते हैं, 15 दिन में कर देते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन, 75 दिन। ठीक, तो करते हैं।
तो यहां से उन्हें किसका दिया भैया, किसका दिया, दोनों मिलकर कितना समय दिया है, 15 दिन। दोनों मिलकर 15 दिन, तो मेरा टोटल वर्क कितना आएगा बताओ, यहां से मेरा टोटल वर्क आएगा 15 में गुणा में दोनों का दिया है, दोनों की कार्य क्षमता 4 और 1 5, तो इतना आ गया। तो कितना हो गया ये, 15 × 75 आ गया, 75 यूनिट टोटल काम आ गया। अब पूछ किसका रहे हैं, ए अकेला। तो ए अकेले का पूछ रहे हैं, अरे अरे यार सुनो, मेरा एफिशिएंसी तो मैं निकाली ना, एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 और 1 ये आ जाएगी, यहाँ गलत कुछ नहीं हुआ। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5। तो एफिशिएंसी मैंने कितनी करी है, 4 और 1 करनी पड़ी उल्टी, है ना। तो यहां से आपका जो समय आएगा किसका, ए अकेले का, तो ए अकेले का कितना आएगा, टोटल टाइम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक ही कार्य क्षमता, 4। आप इसको काट लो आराम। तो 4, हाँ, तो 4 से काटोगे तो, हाँ आप जो सही बोल रहे थे, ये पवार थोड़ी गलती हो गई आपकी। 4 से 4 एकम 4, तो बचा बचा कितना हो गया, 4 एकम 4 बचे 3, तो 4 अठे 32, बचे कितने, 3। मतलब कि इसको अगर पॉइंट वैसा भी आ सकता है, 75 होता ही है, 3/4 75, तो 18.75 दिन भी आ सकता है ऑप्शन में, या ऐसा भी आ सकता है। बात भेजे में गई कि नहीं गई, आपकी गलती पकड़ो, क्या गलती हो रही थी, ये कार्य क्षमता वाला हो गया। अब आप इसको कर लेना। अब एक और थोड़ी लैंग्वेज कंफ्यूजन करती है, तो वो स्कोर लिखवा दो आपको। लिखो एक और प्रश्न, बी जितना कार्य एक दिन में करता है, बी जितना कार्य एक दिन में करता है, उसकी तुलना में, बी जितना कार्य एक दिन में करता है उसकी तुलना में ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है। नहीं सुन पाया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बी जितना कार्य एक दिन में करता है, ए उसकी तुलना में, ए फॉर एप्पल, ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है। यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिन में कर सकता है, यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। सात सही, 1/5, हाँ सही आंसर। हम्म, चलो अब भैया, लॉकडाउन तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, पढ़ाई देखो, लॉकडाउन मौका मिला तुम लोग को पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ो, बड़ी खूब सारी पढ़ाई करो, मौका मिला है पढ़ाई करने का, कहीं आने जाना है नहीं है। मेरे हिसाब से साथ लॉकडाउन बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है 19 तारीख तक रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो रही है इस बार, एक्चुअल में कोरोना लगा इस बार। तो देखो, तो क्या बोला उनने, उनने बोला था कि अब देखो, ए और बी, ध्यान से सुनना, उनने, मैं फिर से को पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, बी जितना कार्य एक दिन में करता है, ध्यान सुनना, उनने क्या बोला है कि बी जितना कार्य एक दिन में करता है, ए इसकी तुलना में, ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है। मतलब बी मान लो 100 यूनिट काम करता है, तो ये सिर्फ कितना कर देगा, आधा ज्यादा, इसका आधा कितना होगा, 50, तो 50 ज्यादा कितना कर दिए, 150।
बस यही तो भाषा समझ रहा थी, ये 150 आ गया आपका ये। तो ये अपनी कार्य क्षमता है, समय नहीं दिया हमने, समय का बिल्कुल जिक्र नहीं करा। तो काट दो इसको, 0 से 0। ठीक है, तो 5 से काट दोगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। या इसको ऐसा भी मान सकते हैं, 2 मान लो, दो का आधा 1 तो 3 हो गया, ऐसे ही मान लो आप। ठीक है, और 50% भी कर लेना, आधा मतलब 50%। तो आप किसको कम मान लोगे, जिसको बोला है बी के बारे में बोला है 2, इसका आधा कितना, 1 ज्यादा मतलब 3 ज्यादा, जो आपको अच्छा लगे। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सही है, सबको समझ में आता है ये 100 से। तो ये इसकी कार्य क्षमता आ गई। अब मुझे क्या, मेरा उद्देश्य है भैया कि बस मेरा टोटल वर्क आ जाए। तो टोटल वर्क बताओ कितना आ रहा है। टोटल उन्होंने हिंट दिया होगा बी अकेला। तो बी का मेरा जो समय है, बी अकेला 18 दिन में करता है, बी की कार्य क्षमता है 2। तो 18 दूनी 36 टोटल काम आ गया। पूछा किसका हमने। अच्छा, टोटल काम हम मन में निकाल लिया करो, सीधा भाग दिया करो। अब उन्होंने पूछा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी, दोनों का जो कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 और 2 5। तो 36 में आप दोगे 5 का बार, तो 5 7 35, बचा कितना 1। किसी कोई समस्या यहाँ पर। अंकित लोधी फ्रॉम सेमरा है क्लास में। अंकित लोधी फ्रॉम सेमरा है। हाँ। हाँ, तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं। मैथ्स आती है तो कॉमर्स क्यों लेते हैं, अच्छा मैथ्स आती है तो फिर मैथ्स ही लेते हैं। क्या हो गया। हाँ, ये बहाना तो नहीं चलेगा भैया कॉमर्स वाले। कॉमर्स वाले तो तेज होते हैं, वो पैसों के मामले में बहुत तेज होते हैं वो। और पैसा मान के चलो भैया इसको बोले इसको इसने 100 रुपए दिए, इसको आधा ज्यादा मतलब 50 रुपए ज्यादा 150। तो हर चीज को आप पैसा मान के चलोगे, आपके फटाफट आंसर आएंगे हर चीज। पैसे के मामले में हर चीज, कोई बुढ़ा भी होगा ना, कोई अनपढ़, उसका भी कैलकुलेशन तेज होता है पैसों के मामले में। किसी से बोल दो, कोई अनपढ़ व्यक्ति से बोलना यार 35 और जो 35 और 33 जोड़िए, बोले हमें नहीं आ रहा। क्या बोले, हमें नहीं आ रहा। उनसे बोलेंगे यार मैंने तुझे 35 पहले दिए थे और 33 अब दे दिया, पता कितने हो गए। तो फटाक से लपक के बोल देगा भैया तुम्हारा 68 रुपए दिए मुझे। तो वो फिर हाथ में फटाफट जोड़ लेगा। तो पैसे मान के चलो इसको। तो अब 3 लोगों का और करा दूं मैं इसमें, 3 लोगों का और बचा वैरायटी, कितना समय बचा अपने पास। ये तो लिखो, मैंने कल शाम में कराया था, बढ़िया प्रश्न है ये, मजा आता करने में इसको। पहले तुम लोग ट्राई करो। अशोक एक कार्य, अशोक एक कार्य संपन्न करने में, संपन्न करने में अरुण से, अरुण से दोगुना समय तथा, अशोक अरुण से दोगुना समय तथा, तथा क्वेश्चन ने नाम क्या दिया है, अरुण, अशोक हो गया, आलोक, और आलोक से, आलोक से 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना समय लगाता है, 3 गुना समय लगाता है। वे एक साथ वही कार्य एक दिन में पूरा कर लेते हैं। वह, वह तीनों एक साथ वह कार्य, नहीं मैं क्या बोला, तो वे एक साथ वही कार्य एक दिन में पूरा कर ले रहे हैं, एक दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तो अशोक वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, तो अशोक अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। 6 दिन। सोच लो, 6 दिन ऑप्शन में जरूर है।
इसके दो तरीके हैं इसको करने के। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना, समय की बात चली तो टाइम का रेशियो आ गया यहां से। अब एक तो तरीका कैसा है कि उनने अशोक क्या दिया, उनने अशोक का निकाल लो, आप कैसे करोगे, अशोक और अरुण का सोचो आप, उनने बोला कि 2 गुना, तो मैंने क्या करा कि अरुण को 1 मान लिया, तो अशोक कितना हो गया 2। देखना एक तरीका बता रहा हूं मैं, अशोक और अरुण का बोला उन्होंने, तो अरुण से 2 गुना, तो इसका 1 मान, इसका 2 मान लिया। फिर उन्होंने क्या बोला, आलोक आया पिक्चर में, उन्होंने बोला है, अच्छा अशोक की कॉमन है, तो रेशियो वाले मेथड में आपको फिर कॉमन आपको रखना पड़ेगा, जो कॉमन होता है ना, रेशियो वाला मेथड बता रहा हूँ, रेशियो में आपको पढ़ाया था मैंने। अरुण और बीच में दोनों जगह कॉमन कौन है, अशोक, अशोक के बीच में रखोगे आप। बाकी एक दूसरा तरीका ही बताऊंगा मैं, लेकिन रेशियो में बताया था मैंने ऐसा वाला। तो अरुण क्या बोला उन्होंने, सबसे पहले बोला अशोक क्या कर रहा है, अरुण से 2 गुना, अरुण का 1 मान लो, अशोक का कितना 2 गुना हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला आलोक से कितना 3 गुना, आलोक का 1 मानो, इसका कितना होगा 3, बस रेशियो बन गया। ये रेशियो का मैथ क्वेश्चन बन गया। बोलेंगे अरुण और अशोक में रेशियो 1:2 का है, और अशोक और आलोक में 3:1 का अनुपात है, तो तीनों का अनुपात ज्ञात करो। तो करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं बता रहा था, यहाँ जो पड़ोस में उसको भर दो, उससे पड़ोसी से भर दो, इसको जो खाली स्थान में जाए, यहाँ भी से लिख दो और इनको गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ये आ गया आपका। ठीक है, अभी कट रहा है कहीं नहीं कट रहा, तो यही इसका अनुपात आ गया। लेकिन अगर सिंपल करोगे तो कैसे मानोगे कि भाई इसका देखो, इसका 3 होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए, तो अशोक में ऐसा कोई नंबर मिलोगी, दोनों ऐसा करके आ जाए, मतलब ऐसा कोई नंबर ले लो कि उस नंबर में अगर उसका किसी नंबर में गुणा करूं तो ये आ जाए, और गुणा करो तो ऐसा आ जाए। तो मैंने क्या मान लिया कि 2 और 3 का एलसीएम लिए, मैंने मान लिया 6, क्या मान लिया मैंने यहाँ मान लिया 6, इसका 2 गुना करना है, मतलब मुझे यहाँ 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 का 2 गुना 6 आता है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेके मैं इसको मान लिया 6। तो अब इसमें बताओ कितनी संख्या रखूं, 2 रखूं, क्योंकि 2 में अगर 3 का गुणा करूंगा तो 6 आ जाएगा, तो मेरा सीधा सीधा आ गई। अब एग्जाम में इस तरीके से प्रैक्टिस हो गई तो समय आपको ज्यादा बचेगा, और नहीं तो ये तरीका है जो कॉमन है उसको यहाँ मान लो, इन दोनों में 1:2 का और ऐसा 3:1 का, जहां जहां बचा है उसको आप फटाफट भर लो और सीधा गुणा करो सबका तीनों का। तो आपका अनुपात है 3-6 आया था, 3, 6 और 2 आया था। यहाँ पर क्या था, अरुण, अरुण को कितना आ गया 3, और यहाँ देखो आलोक को कितना आया 2, और अशोक को कितना आया था 6, तो वही बात हो गई। अब इसमें करने का तरीका देखना, अब उनको टोटल वर्क निकालना मुझे, तो टोटल वर्क निकालना किसका दिया, एक दिन पूरा, एक दिन में पूरा काम कर लेना है, तो एक दिन दिया है तीनों का, तो कितना होगा 6 और 3 9, 9 2 11, सही कर रहा हूँ, 6 3 9 9 2 11 यूनिट काम करते। अच्छा हाँ यार, हाँ टाइम का रेशियो, सही तो कह रही है, ये लिखा मिनट, ये टाइम का रेशियो तो इफिशिएंसी का कितना हो जाएगा, अपोजिट करना पड़ेगा यार इसको, लंबा सवाल है इसका मतलब ये। तो इफिशिएंसी का इसका रेशियो 1/6, 1/3, 1/2, फिर इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना आएगा 12, नहीं एलसीएम का 6 ही आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 1/6 में 6 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो ये 6 से 6 कैंसिल, 1 आएगा, और या इसका मल्टीप्लाई कर 3 से 2 बार में कट जाएगा, और 2 से कितनी बार कटेगा 3 में, तो 1 2 3 ये आपका आ गया एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा, यहां से तीनों की इफिशिएंसी जोड़ के कितना आ रहा है, इफिशिएंसी 6 गुणा में 1, 6। तो किसका चाहिए, किसका पूछा हमने, किसका, अशोक का। तो अशोक अकेला कितने दिन में, अशोक अकेला कितने दिन में कर देगा, तो अशोक का निकालने का तरीका टोटल वर्क अपॉन में उसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 1 है, तो 6/1 बराबर क्या होगा 6 दिन, ये अपना आंसर होगा, आंसर हो गया 6 दिन। तो कल आपको मैथ ही पढ़नी कुछ और, क्योंकि फिर आपका टाइम एंड पर कभी खत्म नहीं हो पाएगा। कल आपका वो बचा हुआ है, रीजनिंग की क्लास है, कल मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा रीजनिंग में।
कल मैं कुछ तरीके लेके आऊंगा जो अभी तक नहीं पढ़ाया मैंने। कल रीजनिंग में ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो अभी तक मैंने नहीं सिखाया आपको। मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं कॉपी में लिख के मेरे पास, और उनको कम से कम 3-4 टॉपिक कवर होंगे आपके कल। 3 से 4 टॉपिक कवर कल। ठीक है, तरीका बताऊंगा आपको करने का। प्रियंका है, कश्यप, कश्यप है यहाँ पर, प्रियंका कश्यप। आपके लिए इम्पोर्टेंट, जिनका सीएचएसएल पेपर है, जिनका सीएचएसएल पेपर हाल में है, तो आपको 3-4 टॉपिक फटाफट करा दूंगा मैं, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा उनको कल। तो कल मिस मत करना, कल रीजनिंग की क्लास रहेगी। तो तो ये आपका आंसर आ गया। अब मैं अगला प्रश्न बोल रहा हूं आपसे। अभी आपका हो गया, तो आप देखो, अब मैं आपको एक नया टाइप शुरू कर रहा हूं यहाँ पर। नया टाइप शुरू होगा इसका, अब देखो। एमडीएच वाला फॉर्मूला, उसका मैंने आपको नहीं पढ़ाया। देखना, मान लो मेरे पास ज्यादा व्यक्ति है तो मेरा ज्यादा काम होगा, मानते हो इस बात को? अगर कोई मैं काम में लगा हुआ हूं, अगर मेरे पास ज्यादा व्यक्ति हैं तो ज्यादा काम होगा मेरा ये। और फिर अगर मेरे पास क्या हो गया, अगर ये वही व्यक्ति ज्यादा दिन काम करेंगे तो भी मेरा ज्यादा काम होगा। डब्ल्यू मतलब वर्क, एम मतलब मैन, और डी मतलब डेज। तो अगर ये व्यक्ति, मेरे पास इतने व्यक्ति इतने दिन काम कर रहे हैं, लेकिन हर दिन वो ज्यादा घंटे काम करने लगे, जैसे 2 घंटे हर दिन काम करे, वो करते 4 घंटे काम करने लगे, तो ज्यादा काम करेंगे। तो अगर प्रतिदिन का जो समय है उनका वो बढ़ा दूं तो भी काम बड़ा होगा। मतलब कि अगर मैं व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दूं, नंबर ऑफ डेज बढ़ा दूं, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दूं हर दिन का, तो मेरा काम ज्यादा होगा। तो एक चीज यहाँ समझ में आ रही है कि अगर मैं एम डी एच, ये समानुपाती हो गए डब्ल्यू के, मतलब कि अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे वर्ग आ जाएगा। अभी क्या करते हम लोग, टोटल वर्ग कैसे निकाले थे, ये तो निकाल रहे थे कि उनकी कार्य क्षमता और उनको गुणा करके, तो समय का फॉर्मूला मतलब उनका वर्ग का फॉर्मूला, तीनों चीज को गुणा कर दो। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा, मतलब ये मैं क्या, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये के लग जाएगा, तो इसको नीचे लेके आऊं। तो एम डी एच बटे में डब्ल्यू, साइंस वाले ज्यादा समझ पा रहे होंगे, के हो गई कांस्टेंट। मतलब कि तीनों को गुणा करके, अगर तीनों को गुणा करके मैं डब्ल्यू का भाग दे दूंगा, वर्ग का भाग दूंगा, तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, एक चीज हमेशा बराबर आएगा। तो ये बराबर आएगा तो कोई दूसरे व्यक्ति भी आ गए तो अभी कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, M1 D1 H1 M2 D2 H2। सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, इसे एक फॉर्मूला बन जाएगा, M1 D1 H1 और बटे में क्या, W1 बराबर, ये बराबर होगा दूसरे कोई व्यक्ति आ गए, D2 H2, सब अलग अलग, और काम भी दूसरा हो गया। तो ये हमेशा बराबर होना चाहिए कि कांस्टेंट आता है ये वर्ग। ठीक है, तो यहां से आपका एक एमडीएच फॉर्मूला बन गया। एम मतलब व्यक्तियों की संख्या, डे मतलब डेज, ए मतलब प्रतिदिन का काम, कितने घंटे काम कर रहा है, डब्ल्यू मतलब वर्क। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, लिख लो इसको, एमडीएच वाला। एमडीएच मसाला नहीं हो तो वैसे याद रखो, एमडीएच मसाला। तो अब इससे प्रश्न कैसा आता है बताऊंगा आपको। बाकी चीज आपको नहीं लिखनी, सीधा फॉर्मूला लिखो। हाँ, एमडी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत आसान भी है। टाइम एंड वर्क किसके बिना अधूरा है। हाँ, तो इसको लिखना था सर, ये तो बोल रहा हूँ, तो बोल नहीं बेटा मैंने, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए था। बाकी M1 D1 H1 बटन, अब साइंस का तो लेक्चर है नहीं कि डेरिवेशन लिखवाना है इसमें, तुम बड़े हो गए हो, तो समझो इसका। ये फॉर्मूला आप एक बार पढ़ो फिर नहीं भूलते कभी, एक बार पढ़ लो, खत्म। तो अब ये प्रश्न कैसे आएगा, मान लो कि मेरे पास कितने हैं, 40 व्यक्ति, लिखते चलो साथ में। 40 व्यक्ति प्रतिदिन, प्रतिदिन 5 घंटे, 5 घंटे काम करके, 40 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को, किसी काम को नहीं करके 20 पेड़, 40 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 20 पेड़ 6 दिन में काट देते, 6 दिनों में काट लेते, तो काट देते हैं, तो बताइए, तो बताइए 60 पेड़ काटने के लिए, 60 पेड़ काटने के लिए, 60 पेड़ काटने के लिए 20 व्यक्तियों को, 20 व्यक्तियों को
प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न हो गया। तो यहां से आप चीज समझ में आ रही होगी, आगे चीज ऑब्जर्व करी होगी आपने, यहां पर आपका M1 कितना हो शुरुआत में 40, और यहां पर H1 कितना हो गया आपका 5, और कितने दिन लगा रहे हैं 6 दिन, तो D1 कितना हो गया 6 दिन, और W1 आपका कितना हो गया 20 मिनट। इतना नहीं सोचना पड़ेगा, लिखना नहीं है पेपर में, आपको सीधा सीधा बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन पहला सवाल इसलिए बता रहा हूं। फिर क्या हो रहा अगले में, क्या हो गया आपका W2 कितना हो गया 60 पेड़, जो काम होता है वो पेड़ काटना, नाली खोदना, कुछ भी करना, और कितने व्यक्ति हैं दूसरे सेंटेंस में कितना होगा 20 व्यक्ति हैं, और कितने दिन काम कर रहे हैं, ये कितने घंटे काम कर रहे हैं नहीं पता, ये तो निकालना है, और कितने पेड़ काटने हैं वो निकाल लिया MDH। तो क्या बचा है D बचा हुआ है, कितने दिन 60 पेड़ काटने के लिए 20 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ताकि पूरा काम पूरा काम 5 दिनों में हो जाए, 5 दिनों में हो जाए। कितना, तो D कितना होगा यहाँ पर D2 आपका हो जाएगा, पूरा काम 5 दिनों में हो जाए। तो आपको करने का तरीका है ये हो गया, आप वैल्यूज को पुट करो। अभी मैंने आपको बता तो दिया, आपको सुनना, अभी करोगे कैसे करने का आपका तरीका क्या हो जाएगी, पहले सेंटेंस में जो जो चीजें उनको गुणा करो फटाफट, पहले सेंटेंस में जो जो चीजें उसको गुणा करो फटाफट। कितना हो गया 40 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 पेड़ काट रहे हैं, नहीं 20 पेड़ मतलब काम हो गया, 20 पेड़ काट रहे हैं 6 दिन की 6 दिन में, और चाहो तो यहाँ 6 दिन लिख लो 5 दिन में। मैं पहले जो व्यक्ति है उनको सीधे सीधे गुणा कर दूंगा, नहीं तो रुक जाओ, जो पहली बार पढ़ा उनके लिए अच्छे से बता दूं मैं कि M1 कितना बताओ, M1 40, और D1 कितना है 6, और ये कितना हो गया 5, और ये W1 कितना होगा 20, बराबर क्या होगा आपका M2 कितना है, हाँ वो जो भी आ जाएगा, और M2 कितना हो गया, D1 कितना हो गया, D2 कितना हो गया 5, और H अपन को निकालना है, और समय कितना पेड़ काटते हैं 60। तो उसको काटा पीटी कर लो, आप देखना काटा पीटी आप कैसे करोगे, यहां से 20 से काट दो, 20 से कम 20, 20 दिया 60, और ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे 20 से 20 दूनी 40, और कितना कर रहा है 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 6 दूनी 12, और 12 दिया 36, तो H2 कितना हो गया 36, H2 हो गया आपका 36। बात क्लियर हो गई। लेकिन अब एग्जाम हॉल में बैठूंगा तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा तो कैसे करूंगा, मैं इसको सीधा सीधा फटाफट जो जो दिख जाएगा मुझे, 40 व्यक्ति 5 घंटे काम करके 6 दिनों में 20 पेड़ काट दे रहे, तो फिर उन्होंने पूछा 60 पेड़ 20 व्यक्ति कितने घंटे काम करके इसको 5 दिनों में कितने घंटे, क्या बोल रहे हैं हमने 60 पेड़ है ना, 60 पेड़ काटने के लिए 20 व्यक्ति प्रतिदिन कितना काम करें कि वो 5 दिन में काम हो जाए। कुछ भी आप फटाफट कर लो, लिख लो आप इसको, बस काम को नीचे लिखना है, तो लिखते जाओगे प्रैक्टिस के बाद आएगा ये। तो 20 से कितना आएगा 20 दूनी 40, वो काटा पीटी फिर वैसी की वैसी है। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, लिखोगे अब अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न लिखो, लिखो आ, किसी काम को 20 व्यक्ति 10 दिन में कर ले रहे हैं, 10 दिनों में कर लेते हैं तो उसी काम को 10 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, कर लेंगे ना। यहां देखो ना तो ना W दिया, सुन लो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ना तो W दिया ना H दिया ना कुछ दिया उन्होंने, तो जो कुछ नहीं दिया जिसके बारे में कुछ नहीं कहा उसको हम जीरो मतलब कि 1 रख लेंगे, मतलब उसको रखेंगे नहीं, उसको जिसके बारे में कुछ नहीं कहा उसको हम 1 मान लेंगे, और 1 का गुणा भाग करने का कोई मतलब नहीं होता है,
समझ रहे हो? जिसके बारे में कुछ नहीं कहा उसको हम बिल्कुल कुछ नहीं रखें उसके बारे में। उनने कहा 20 व्यक्ति 10 दिन में कर ले रहे हैं, तो 10 व्यक्ति उसे कितने दिन में कर लेंगे? सीधा सीधा इक्वेशन बना ली मैंने। जिसके बारे में कुछ नहीं कहा उसके बारे में नहीं कहा मैंने। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो डी बराबर कितना हो गया आपका? डी बराबर हो गया 20। तो 10 व्यक्ति उसको 20 दिन में कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब अगला प्रश्न कैसा हो सकता है? अगला प्रश्न कैसा हो सकता है, वो क्या बोल सकते हैं? किसी काम को किसी काम को 5 व्यक्ति 6 दिन में कर लेते हैं। किसी काम को 5 व्यक्ति 6, थोड़ा सा अलग है लिखते चलो, 6 दिन में कर लेते हैं। किसी काम को 5 व्यक्ति 6 दिन में कर लेते हैं, तो उसी काम का 3 गुना काम 6 व्यक्ति कितने दिनों में कर लेंगे? कितने दिनों में कर लेंगे? कितने दिनों में कर लेंगे? किसी काम को किसी काम को 5 व्यक्ति 6 दिन में कर लेते हैं, तो उसी काम का 3 गुना काम 6 व्यक्ति कितने दिनों में कर लेंगे? तो करने का तरीका आप सुन लो। अब यहाँ पर ये नया टाइप का प्रश्न है, तो करने का तरीका गुना बोल दिया, मतलब W1 है तो 1 मान लोगे, W2 ने बोला 3 गुना, तो W1 की वैल्यू 1 रखोगे और W2 की रखोगे 3 गुना 3 रख दोगे। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं और 6 दिन में काम कर लेते हैं, मान लो एक काम करा उनने। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि उसका 3 गुना काम, तो W का मान कितना हो गया? 3 मान लिया। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति। कितने दिन में करेंगे उसको हमने D मान लिया। ये करने का तरीका हो जाएगा। देख रहे क्या होगा? 3 से 3 दूनी 6, 2 से 2 3 6, तो 3 चौकत्ती 5 कितना हो जाएगा? 15। तो टी का मान कितना हो गया? 15। किसी को कोई समस्या है इसमें? किसी को समस्या हो तो पूछ लो यार इसमें। ये समझ में आ गई? अब ऐसा प्रश्न आ सकता है, कैसा? कैसा कि किसी काम को देखना, अभी थोड़ा बदल रहा हूं उसको मैं। आप मान लो इसमें क्या बोल दें कि देखो 3 गुना बोल दें, 2.5 गुना बोल दें, 5/2 गुना बोल दें, तो आप उसको कर लेना। अब 5/2 गुना, तो यहाँ क्या रखोगे? 5/2। अब 2 का 2 क्या नीचे के नीचे ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, वो आप कर लेना, है ना? 5/2 2.5 गुना, 7 सही 2/2 वो कर लेना आप। अब मैं उसका अलग बोलूं, क्या बोल रहा हूं मैं? किसी काम को 6 व्यक्ति 6 दिनों में कर लेते, तो उसी काम का 6 गुना 3 गुने व्यक्ति, उसी काम का 6 गुना काम, उसी काम का 6 गुना 3 गुने व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में कर लेंगे? कितने दिनों में कर लेंगे? 12 दिन आ रहा है क्या? तो जो पहले सेंटेंस है उसको गुणा करो, तो दूसरे सेंटेंस में क्या बोले? कितने व्यक्ति है? 6। हमने बोला कि 3 गुने व्यक्ति थे, दूसरे सेंटेंस में 3 का 6 का कितना? 3 गुना कितना हो जाएगा? 6×3 = 18 व्यक्ति हो गए। उनने बोला था 6 व्यक्ति, यहां बोला उन्होंने 3 गुने व्यक्ति, तो 6 का 3 6×3 = 18 व्यक्ति हो गए। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ 6 दिन,
तो उन्होंने 6 दिन बोला है, तो कितना काम का, ठीक है 6 दिन होगा, कितना काम, उसी काम को, एक काम को, तो उसी काम का 6 गुना, उसी काम का 6 गुना, तो नीचे क्या लिख दूंगा, 6 गुना, यहाँ एक काम करा तो यहाँ उन्होंने 6 गुना कर दिया, बराबर, तो कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ दिन नहीं दिया, सॉल्व कर लूंगा मैं, तो 6 से 6 कम 6, 6 3 18, 3 से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, समझ में आ गया। तो उनने जो कुछ नहीं दिया तो उसको हमने कर लिया यहाँ पर, उन्होंने बोला 6 व्यक्ति, तो हमने उसका कितना कर लिया, कितने व्यक्ति, 3 होने, तो 6 3 18 हो गए। उन्होंने बोला काम का 3 गुना, हमने काम 1 मान लिया, तो यहाँ उसका काम का 6 गुना बोला, तो यहाँ 1 मान, उसका 6 मान लिए, बस दिन नहीं दी, हमने कर लिए। तो एमडीएच वाले फॉर्मूले बड़े आसान होते, बहुत आसान, बस आपको फटाफट उसको फुर्ती दिखानी है। एमडीएच वाले फॉर्मूले होते आसान है, बस उसमें आपको क्या करना है कि फुर्ती दिखानी है करने में, फटाफट लिखते जाओ, ये सब एमडीएच वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं। एमडीएच का मतलब कुछ नहीं है, पहले सेंटेंस में जो चीज गुणा करो, दूसरे सेंटेंस में जो चीज है उसको गुणा करो, फटाफट सॉल्व करो, आंसर दो, समय बचाने वाला समय ये होता है क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कोई समस्या आज की क्लास में बताओ, आज की क्लास में किसी को समस्या हो तो बता दो, ठीक है। और बाकी फिर टाइम तो हो ही गया, आ रहा था नहीं, आप दिव्या आ सकती ना, अब तो इसमें ऑनलाइन तो पढ़ सकती है दिव्या, उसको आने में दिक्कत थी किसी वजह से। हाँ पूछना, बोले सर बोल रहे थे अगर उसको क्लास में आने में उस समय दिक्कत हो रही तभी ऑनलाइन पढ़ सकती हो। ओके सर। हाँ बाकी आपको आदत बनानी पड़ेगी भैया, सावधानी इसी में है कि हम घर से पढ़े, क्योंकि हालत थोड़े से दिनों दिन थोड़े ठीक नहीं हो रहे। बाकी आप जा सकते हो, क्लास का समय समाप्त हुआ, किसी को कुछ पूछना है किसी भी विषय के बारे में कुछ भी, तो मैं अभी हूँ 5 मिनट, बताओ, पढ़ने में किसी को दिक्कत? क्या? हाँ आप घर पे करना, हम अच्छे हैं तो क्या हुआ, अब गुलाब जामुन अच्छी लगती है तो उसको एक वो सिर्फ खाते रहेंगे क्या? किसी कुछ पूछना हो रिगार्डिंग किसी की संबंधित में, लेकिन आपको पढ़ लेना है, हाँ। हाँ ऑनलाइन ही कर दो, हो संभव है कि नहीं ऑनलाइन, ये बताओ पहले तो आप। तो फिर मैं एक आध दिन घूमते फिरते आ जाऊंगा, घर कहाँ है आपका आस पास बताओ। कहाँ पर है, दिल्ली में? कहाँ फिर भी? तो मतलब 80 फीट रोड पे? हाँ तो दूर कहाँ, घाटी पे ना, घाटी पे दूर कहाँ पे? तो उसके आसपास मैं आ जाऊंगा, आपको साई मंदिर के आसपास में आ जाना आप देने, है ना, तो कब दोगे फिर, आज दोगे तो मैं आज आ जाऊंगा समय निकाल के। हाँ ठीक है। बाकी लोग और कोई आसपास में हो ऑनलाइन कर सकता है तो ऑनलाइन भेज दो आप, ज्यादा बेटर हो जाएगा, और नहीं तो ऑफलाइन में आ ही जाऊंगा, आना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ ठीक है। चलो बाकी जिनकी फीस बची वो भेज दो, और क्या। अरे मैंने रिकॉर्डिंग तो बंद की नहीं यार ये। हाँ बताओ कौन सा है। तो देखो सुनो, क्या कह रही है, देखो उसमें ऐसा कहेगा कि भैया रोशनी, रोशनी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरी मामा का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, ऐसा करके बोले, वह मेरी, मेरे नहीं मतलब मेरे मामा का, वह मेरे मामा का इकलौता पुत्र है, तो करने का तरीका तो आप बोले कि रोशनी एक तस्वीर की तरफ इंगित करते हुए, तो सबसे पहले आप रोशनी बना लो, जो रोशनी कोई व्यक्ति है वो, उसको रोशनी को आप बना लो, ठीक है। तो रोशनी को आपने बनाया, तो रोशनी को बना के देखो, उन्होंने बोला भाई मेरे मामा, तो इसके मामा बना लो, इसकी मम्मी बनाओ, और मम्मी के कौन, भैया, ये बना ली। देखो दो लोग जैसे पति पत्नी है तो ऐसा बनाओ, और भाई बहन है तो आप इसको इस तरीके से बनाओ। अब जो भाई इधर है इधर, तो बहन है तो इस तरफ, तो प्लस मतलब भाई और माइनस मतलब बहन, मतलब माइनस को फीमेल से दिखाता हूँ, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे मामा का, मतलब उसकी मम्मी बनाई मैंने, अलग से बना लो, यहाँ जगह कम है, तो पहले रोशनी बनाई मैंने, है ना, रोशनी, तो उसकी मम्मी के भैया, मतलब मम्मी है, ये मम्मी है, उनके भाई ये मामा, मामा का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र बन गया, इकलौता पुत्र, तो इसका कौन लगा, कजिन हो गई,
समझ रहे? तो जिस जो व्यक्ति इंगित करता उसको लेके चलो, लगभग वो क्या बोलता है, ये मेरे फूफा के, मौसा के लड़का है, वह मेरे करके बोलता, वो ये बोलता वह मेरे पति का है ना, पति के भैया का लड़के का लड़का, ऐसा करके। तो जो जो व्यक्ति इंगित कर रहा है उसको सबसे पहले बना लो तो ज्यादा बेटर हो जाता है। समझ गए? है ना? कोई प्रश्न हो तो वो बता दो, उससे बता दो। और किसी कुछ पूछ रहे बताओ, नहीं तो क्लास ओवर करते थे। ठीक है फिर चलो।